एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड। आप लगातार एनपीएस में भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी करते हैं। आपके मन में आता है कि मैं एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा हूं और म्यूचुअल फंड में, दोनों में बेहतर कौन सा है। अगर ये सवाल आपके मन में है तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो चाहें तो सेव कर लें वीडियो को, और आपके पास जब वक्त हो उस वक्त आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड का स्टार्टअप जो है, ये इनिशिएटिव इसलिए है कि ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद बन सके। यस, आपने सही सुना, आपको ही अपनी फाइनेंस को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में एडवाइज़र्स नहीं है। या तो इंश्योरेंस एजेंट है, म्यूचुअल फंड एजेंट है, या बैंकर्स हैं, और इन तीनों के पास ही सिर्फ और सिर्फ प्लान है आपको बेचने के लिए। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि 60 की उम्र में पैसे आपके पास प्रॉपर हैं या नहीं, क्योंकि बैंक खाते में पैसा सही हो, ये जिम्मेदारी आपकी ही है। तो पहले हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड की और एनपीएस की। एनपीएस से अगर शुरुआत करूं तो एनपीएस का फीचर क्या कहता है, ये टियर 1 की मैं बात कर रहा हूं। टियर 1 में आप रेगुलरली डिफ़ॉल्ट मोड में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आपने डिफ़ॉल्ट मोड में किया, आपकी कंपनी में पीएफ की जगह एनपीएस चलता है, तो आपने डिफ़ॉल्ट मोड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। अब यहाँ पे इक्विटी आपकी कितनी हो सकती है? इक्विटी में 75% मैक्सिमम हो सकता है आपका। जब मैं बॉन्ड्स की बात करता हूं तो बॉन्ड है आपके पास, जीसेक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, और आपके पास एक ऑप्शन है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का। इनमें अलग अलग पोर्टफोलियो हो सकता है। कैसे चुनें कि हमारा पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए, किसमें? अगर आपकी एज 55 से नीचे है, क्योंकि हम सबको पता है कि इक्विटी मार्केट से आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, बट इक्विटी शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर समय है तो 75% इक्विटी कर दीजिए, 5% मैक्सिमम ऑल्टरनेट में रख सकते हैं, और जीसेक और बॉन्ड में बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है ये आपको ज़्यादा देगा, तो 20% आप इसमें रख सकते हैं। ये आइडियल पोर्टफोलियो आप रख सकते हैं, लेकिन इसका रिटर्न कितना आएगा? आप मान के चलें लगभग 11% के आसपास। हम इस कंपैरिजन के लिए इसको 11 ले लेंगे। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो वहां पे हम इसको मान के चलें, जिस एज ग्रुप पे हम कंपेयर कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में मैं इसको लेके चलूंगा लार्ज कैप से, क्योंकि हमारी मजबूरी नहीं है कोई भी, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिटेशन थी। हम वहाँ पे लेके चलेंगे लगभग 13% का। और जब हम एनपीएस की बात करते हैं तो देखिए, हम कंपेयर किस पे करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि हमने कंपैरिजन कर दिया और आपकी लाइफ से अलग हो गया, नहीं। आपकी लाइफ पे दोनों का एक असर आने वाला है। क्या असर होगा? मुद्दा क्या बनता है, जब मैं दोनों की बात करता हूं, ये दोनों चीजें अपने आप में आपके रिटायरमेंट के काम आती हैं। रिटायरमेंट पे ये किस तरह से वर्क करेगा, इस पे भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम एनपीएस और म्यूचुअल फंड के बारे में एक बात जान लें। एनपीएस में जो भी पैसा आएगा, इसका 40% का कॉर्पस का ये आपको देना पड़ेगा पेंशन प्लान में। जब हम किसी भी प्लान की बात करते हैं, अपने आप में बेस्ट, अच्छा, बुरा कुछ नहीं होता। पॉइंट इज, हर चीज़ के साथ आप एक पैकेज लाते हैं। जब आप पैकेज लाते हैं तो पैकेज के फॉर्म में एक पॉइंट क्या उठता है, आपने पेंशन प्लान का जिक्र किया। 40% पेंशन प्लान में चला गया, तो मुझे पता होना चाहिए पेंशन प्लान कैसे काम करता है। जब मैं म्यूचुअल फंड पे जाऊंगा तो यहां पे लगभग 10% का कैपिटल गेन टैक्स भी मुझे देना पड़ेगा। ये भी मुझको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दोनों को कंपेयर करना तो अपने आप में भारी काम है, तो आइए हम लोग इसके लिए कैलकुलेटर पे चलते हैं। यहाँ पे आपने 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास 20 साल बचे हुए हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट है, और इंटरेस्ट हम एक बार ले लेते हैं यहाँ पे 11% का। 11% पे जब आप देखें तो आपकी वैल्यू बनती है लगभग 81 लाख रुपीस आपके बनते हैं 20 साल के टेन्योर पे। ठीक, जब हम इसी इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड से करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है 1 करोड़ 3 लाख। अब चूंकि इसके ऊपर हमारा टैक्स जाएगा, मैं 10% का टैक्स भी लेस कर देता हूँ। ऑल्दो आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ते हैं तो ये टैक्स आप बचा सकते हैं। उस केस में भी आपके पास 95 लाख रुपीस बचते हैं। 83 वर्सेस 95 लाख रुपीस। अब हम इसके लिए वापस से अपना कंपैरिजन कर लेते हैं।
सो जब मैं यहाँ पे आता हूँ एनपीएस में, ये हमें देता है 83 लाख रुपीस और ये हमको देता है 95 लाख रुपीस। वैसे अगर आप इसको प्लान करते हैं तो लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर आपको मिल जाएगा टैक्स सेविंग के साथ। सो आप अगर इसको 1 करोड़ मान लें, इसको 83 लाख मान लें। अब सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन ये बनी कि इसका आपको लगभग 32 लाख रुपए पेंशन प्लान में डालना पड़ेगा और यहाँ पे आप फ्री हो, आप इसको जो भी चाहो करो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे बैलेंस पैसा जो है 83 लाख में से आप वो पैसा अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके का कंपैरिजन की बात करूं तो ये अपने आप में बहुत सिंपल सा एक पॉइंट बताता है कि आपको दोनों में से किस में जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है आपके मन में कि मैं टैक्स सेविंग भी ले रहा हूँ, तो टैक्स सेविंग की बात करें तो दोनों में ही टैक्स सेविंग अवेलेबल है। यहाँ पे ELSS ले लीजिए, यहाँ पे आप 80C का बेनिफिट ले रहे हैं, प्लस अगर 50,000 एडिशनल डालते हैं तो आपको एनपीएस में फ़ायदा हो जाता है। बट एक बहुत बड़ा इशू ये है कि दोनों ही सूरत में आफ्टर द एज ऑफ 60 आपको रिटायरमेंट की इनकम चाहिए। देखिए प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। हमारा मकसद रिटायरमेंट प्लानिंग है, हमारा मकसद टैक्स सेविंग है, या फिर हमारा मकसद वेल्थ बनाना है। सो आप अगर रिटायरमेंट की बात करें, मैं बताता हूं कि मैंने प्लान योर वर्ल्ड क्यों स्टार्ट किया। 95% पीपल कैन नॉट रिटायर क्योंकि इनकम ही नहीं होगी। होता क्या है, हमने कह दिया कौन सा प्लान अच्छा है तो उस प्लान में चल दिए हम। बट हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? एक व्यक्ति जो 40 साल का है, ये 60 पे रिटायर होगा तो इसकी टेंशन क्या होगी आप सोचिए। इनकी टेंशन ये होगी कि 60 पे मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, मेरी इनकम कहां से आएगी। इनके मन में यही सवाल रहने वाला है कि मेरी इनकम कहां से आने वाली है। अब जब इनकम की बात आती है, क्या आपके लिए ये 83 लाख इंपॉर्टेंट है? क्या आपके लिए 1 करोड़ इंपॉर्टेंट है? क्या चीज इंपॉर्टेंट है 60 की उम्र में रिटायरमेंट के लिए? मैं 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं, जो व्यक्ति रिटायर होता है उसके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या मेरी और मेरी वाइफ के खर्चे चलेंगे। सो खर्चे चलाने की जब बात आती है फ्रेंड्स, तो एक सिंपल सा पॉइंट आता है, रिटायरमेंट की इनकम कितनी चाहिए। सो ये तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या आपने कभी ट्रेन का टिकट ऐसे लिया है कि आप गए और आपने कहा एक टिकट दे दो? नहीं। क्या आप बजट के बिना कहीं जाते हैं शॉपिंग करने? नहीं। सो रिटायरमेंट का बजट क्या है? सो रिटायरमेंट का बजट कैसे निकलेगा? आपको कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा कि आपकी 60 से लेके 90 की एज तक आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा कितना लगेगा। यहां पे आपको बढ़ते क्रम में इनकम चाहिए, हर साल आपकी इनकम ज्यादा चाहिए आपको। इस ज्यादा इनकम के लिए 60 की उम्र में आपका कॉर्पस क्या होगा, जो कॉर्पस आपको चाहिए। ऑब्वियसली इस कैलकुलेशन में अगर हम देखें तो एनपीएस के ऊपर म्यूचुअल फंड भारी पड़ता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और हम इस पैसे को बना सकते हैं। हाँ, जो लोग अपना पैसा मैनेज नहीं करना चाहते, जो लोग चाहते हैं ठीक है सरकार ने एक बना दिया, इस पर से मुझे एक इनकम मिल जाएगी, गुजारा कर लेंगे जैसे चाहे, उनके लिए एनपीएस बेटर है। जो लोग खुद पढ़ करके अपने रिटायरमेंट पे कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को सही रखना चाहते हैं, वो इसको पढ़ाई करके डायरेक्ट मोड पे प्लान करें। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड आपने रेगुलर मोड पे किया है तो कमीशन दे रहे हो आप। बेटर ये होता है कि अगर आप मैनेज कर पाते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन जब आप इतना कर ही रहे हो, यू शुड प्लान योर रिटायरमेंट प्रॉपरली। और रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो इट्स ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या समस्याएं आती हैं रिटायरमेंट के बाद, इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। इस वीडियो के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो आप एमपीएस और एमएफ में आपके सामने है। एज पर माय ओपिनियन एमएफ वुड बी बेटर। अगर मुझे अपना पैसा डालना होगा तो मैं एमएफ पे जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होगी तो मैं प्रॉपर इनकम को प्लान करूंगा। एंड फ्रेंड्स याद रखिए, रिटायरमेंट की इनकम आप तभी प्लान कर सकते हैं जब आप इमीडिएटली उसको शुरू करें। तो आप इस बात को मान के चलिए कि अगर आपका पैसा आपके लिए है, आप मानते हैं, यू शुड टेक फाइनेंशियल एजुकेशन इमीडिएटली। स्टार्ट लर्निंग नाउ, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।